सब आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और भाई आज का जो चैप्टर आपको पता ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है हमारा, वही चैप्टर है जैव प्रक्रम। लेक्चर नंबर 7 पर हम लोग आ चुके हैं। बहुत सारी चीजें अभी हमने इस चैप्टर में जानी है ना। जैसे पोषण हो गया आपका, भाई अगर हम बात करें पाचन तंत्र, मानव का अमीबा में पाचन, ये सारी चीजें हम लोगों ने जानी है। यहाँ तक कि हम श्वसन को भी पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसको भाई, परिवहन को। यानी कि जानेंगे क्या भाई, आपका पौधों में परिवहन और साथ ही साथ मानव परिसंचरण तंत्र को। तो फटाफट से आ जाइए यहाँ पर। हाँ जी, तो आज के टॉपिक आपके सामने है यहाँ पर, पौधों में परिवहन और साथ ही साथ मानव परिसंचरण तंत्र, और होगी आपकी क्विज। क्लियर है? चलिए, तो एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे और फिर हम दूसरे वाले पर आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था कि हम मानव परिसंचरण तंत्र को स्टार्ट करेंगे सिर्फ। चलिए, अभी एक बार ना यहाँ पे मैं एक चीज बोलती हूँ कि जैसे अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स करे हैं, हमने ये जाना है कि पोषण तथा पोषण के प्रकार, ठीक है। यानी कि पोषण क्या है, पोषण के प्रकार कितने हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, कि भाई पाचन तंत्र की। तो मानव पाचन तंत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड का, वापस बता रही हूं, यहां से कुछ भी नहीं छोड़ना है। एक एक डायग्राम में क्या करनी है भाई, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम लोगों ने श्वसन भी स्टार्ट कर दिया था। श्वसन और सांस लेने में अंतर, और सांस लेने में अंतर। क्लियर? आपका श्वसन पथ, क्लियर है? चलिए, अब साथ ही साथ यहां पर आपको मैंने बताया था भाई मानव श्वसन तंत्र, ठीक, और आपका पौधों में श्वसन, जहां पे रंध्रों के बारे में पढ़ा था, उनके कार्यों के बारे में। ये सब चीज हो चुकी है। और ये सारे जितने भी आप टॉपिक देख रहे हो सारे ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है। बहुत बारी लाइन मैंने बोली है, गलती से भी इसको आपको क्या नहीं करना है, एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। बच्चों को लगता है कि अरे ठीक है, इस चैप्टर में से ये छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो एक एक टॉपिक इस चैप्टर का करना है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। क्लियर? अब यहीं पे आगे बढ़ रहे हैं हम, पौधों में परिवहन। भाई परिवहन का मतलब क्या होता है? आपने बहुत जगह ये वर्ड सुना होगा, परिवहन। क्या मतलब है इसका? किसी को कुछ भी आइडिया तो मुझे प्लीज बताओ, क्या होता है? किसको पता है क्या होता है ये परिवहन? ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? चलिए ध्यान से देखिए, परिवहन जो है एक चीज है, ठीक है, ये यहां से दूसरी जगह पर जा रही है। क्या हुआ? इसका परिवहन हुआ, इसका स्थानांतरण हो गया, स्थान बदल गया इसका। अभी ये यहाँ पे थी, यहाँ पे हुई, तो ये कैसे जा रही है, कौन लेकर जा रहा है? यानी कि आप बोलोगे मैम इसका यहाँ पे क्या मतलब है? तो भाई आपको मैंने बहुत अच्छे से चीज बताई थी, अब ध्यान से सुनना जरा। मैंने बताया था बच्चा, हमारा पौधा होता है ना। पौधा क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्लियर? क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। ओके, कौन सी क्रिया कर रहा है भाई? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आप बोलोगे मैम यहाँ पे इसका क्या काम है? बिल्कुल है भाई, ठीक है, चैप्टर में जितने भी टॉपिक होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो पौधा क्या कर रहा है? अपना भोजन स्वयं बना रहा है। कौन सी क्रिया कर रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है। और प्रकाश संश्लेषण की वो जो क्रिया करता है वो कहां पर होती है भाई? पौधे के पत्ती में होती है, ठीक है। यानी कि भाई हम कह सकते हैं वो अपना खाना खुद से बनाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के जरिए। अब वो बनता तो पत्ती में है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर पत्ती में खाना बन रहा है तो वो पौधे के एक एक भाग तक आखिर जा कैसे रहा है? कोई ना कोई तो उसको फिर पहुंचा रहा होगा। एक पॉइंट ये। साथ ही साथ हम क्या करते हैं भाई, पौधे को देते हैं जल। क्लियर? आपने जल दिया, वो पूरे पौधे में कैसे जा रहा है? आपने तो सिर्फ नीचे जमीन में जड़ में उसको पानी दिया है, फिर वो कैसे जा रहा है पौधे के एक एक भाग तक?
तो यही चीज हमें जाननी है कि अगर हमने जल पौधे को दिया है तो वो कौन ऊपर उसके पौधे के एक एक भाग में लेकर जा रहा है। तो परिवहन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। क्लियर। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो भोजन बन रहा है इसको कौन लेकर जा रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर बिल्कुल। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, कुछ पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं। एक कोशिकीय पौधे जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, सरल बहुकोशिकीय शैवालों में आपका क्या होता है भाई, पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। आपको याद है जब हमने अमीबा पढ़ा था, अमीबा में मैंने आपको बताया था कि जो खाना है वो क्या होता है भाई, विसरण की क्रिया के जरिए पूरे अमीबा में फैल जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यानी कि भाई यहाँ पे क्या होता है आपका, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई किसकी, एक कोशिकीय पौधों की, आपका यहाँ पे अगर हम देखें भाई, आपका जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं तो यहाँ पे सबके बारे में बताया जाएगा कि एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय कौन से। एक कोशिकीय में बता देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जो एक कोशिका से बने होते हैं, बहुकोशिकीय जो एक से ज्यादा कोशिका से बनते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आप चीजें देख रहे हो कि भाई बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थ, यानी कि इन सब में जो भी आपका क्या हो रहा है भाई, परिवहन की जो क्रिया हो रही है, क्लियर, आपकी किसके द्वारा, विसरण द्वारा। लेकिन बहुकोशिकीय जो पौधे होते हैं उनमें जल और खाद्य पदार्थ जो हैं, यानी कि जो जल है और जो खाद्य पदार्थ हैं, इनके परिवहन के लिए एक खास क्या होता है, परिवहन तंत्र होता है। इस तंत्र में संवहन ऊतक, लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में जाइलम और फ्लोएम जिनको हम कहते हैं वो होते हैं। ठीक, आ जाओ आगे। यहाँ पे वर्ड आया संवहन ऊतक। क्लियर। ऊतक क्या होता है भाई, कोशिकाओं का समूह, हम कह सकते हैं एक समान, ठीक है, कोशिकाओं का एक समान कोशिकाओं का समूह। ओके, साथ ही साथ भाई यहाँ पे अब ऊतक वर्ड क्लियर है, क्योंकि हमारा शरीर किससे बना है, कोशिका से। कोशिका किसको बना रही है भाई, ऊतक को बना रही है। ऊतक किसको बना रहे हैं, अंगों को और अंग तंत्रों को। तो कोशिकाओं का समूह। कैसी कोशिका, जो एक समान यानी कि जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य एक जैसे होते हैं, वो ऊतक होते हैं। अब संवहन यानी कि भाई ये क्या करते हैं, संवहन करते हैं, एक चीज को इस जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर संवहन ऊतक का आपको पता लग गया क्या है, कितने तरीके से है पौधे में, ये जानना है तो याद रखेगा, पौधे में, ठीक, इसमें पौधे में दो प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं। क्लियर है, क्या होते हैं भाई, पौधे में दो प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं। कौन सा, नंबर 1 जाइलम, नंबर 2 फ्लोएम। ठीक है, तो याद रखना पौधे में सिर्फ दो प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाएंगे, इसके अलावा कोई तीसरा संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। नंबर 1 जाइलम, नंबर 2 फ्लोएम, इन दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है जाइलम। जाइलम क्या करता है भाई, ये करता है जल का संवहन। क्या करता है, जल का संवहन करता है, यानी कि जल को, जो हमने पानी दिया भाई, सो देखो ध्यान से, आप क्या चीज देख रहे हो, आपने जो पानी दिया है, आप देख रहे हो यहाँ पे पानी दे रहे हो, ठीक है, वो पानी नीचे जा रहा है, और यहाँ से पानी आप देख रहे हो, फिर जब पानी नीचे आ जाता है तो वो ऊपर के पौधे के एक एक भाग में जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो सिर्फ एरो ऊपर की तरफ है, क्या एरो नीचे की तरफ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे होंगे। सिर्फ जब आपने पानी यहाँ पर, ध्यान से देखो, इधर जो ये पानी दिया, ठीक है, ये पानी दे दिया, अब यहां से वो जो जल है, एरो देखो कहां जा रहे हैं, ऊपर की तरफ पौधे के एक एक भाग में वो जा रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जल पौधे के एक एक भाग में जा रहा है। तो जाइलम किसका भाई, आपका जाइलम क्या कर रहा है, आपका जो भाई जाइलम जो होता है ये जल का संवहन कर रहा है, यानी कि जल को एक जगह से दूसरे भागों में पहुंचा रहा है। क्या सिर्फ जल को पहुंचा रहा है भाई, वहां पे तो मिट्टी भी है, और बच्चा मिट्टी में क्या होते हैं, हाँ जी,
मृदा में होते हैं खनिज तत्व। क्लियर? क्या होते हैं मिट्टी में? मिट्टी में होते हैं खनिज तत्व। तो फिर ये कैसे लेता है? तो याद रखिएगा, जाइलम जो करता है जल प्लस खनिज तत्व, इन दोनों का क्या करता है भाई वहां पे, यानी कि भाई इन दोनों का संवहन करता है। क्लियर? अब मैंने बोला कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया था, मैंने कहा आप देख रहे हो सिर्फ एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सारे के सारे ध्यान से देखो, एरो के निशान ऊपर की तरफ दिख रहे होंगे आपको जाते हुए, कोई भी एक ऐसा नहीं दिख रहा होगा जो नीचे की तरफ आ रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है जाइलम जो होता है वो एक दिशीय होता है। क्या होता है? जाइलम एक दिशीय, यानी कि जब आप पौधे को पानी दे दो, फॉर एग्जाम्पल आपने पौधे को पानी दिया, ठीक है, अब जो ये पानी दिया है आपने वो यहां से ऊपर के भागों में जा रहा है, यानी एरो का मतलब कि पानी ऊपर वाले भागों में जाएगा और जो पानी पहुंच चुका है वो लौट के नीचे नहीं आता, इसीलिए जाइलम होता है हमारा एक दिशीय। क्लियर? पॉइंट देखिए, तो आपका जाइलम ऊतक, ठीक है, नलिकाओं के आकार का होता है तथा इसका एक जाल पूरे पेड़ में फैला होता है। जाइलम पौधों में जल का परिवहन करते हैं, ये लाइन बता चुकी हूं। पौधे जड़ के द्वारा मिट्टी से जल को क्या करेंगे? अवशोषित करते हैं और इस जल में पौधों के विकास के लिए आवश्यक खनिज तथा लवण भी विलय के रूप में उपस्थित होते हैं। जड़ों के द्वारा अवशोषित जल और उसमें घुले हुए अन्य आवश्यक खनिज तथा लवण जाइलम द्वारा भाई क्या हो रहे हैं? पौधे के विभिन्न भागों तक बिल्कुल पहुंच जाते हैं। ओके, अब जहां पे भाई हमने बात की पूरे पौधे में क्या होते हैं भाई? नलिकाओं के रूप में। अब यहां पर जाइलम जो होता है, क्लियर, याद रखिएगा आप, ये भाई 4 प्रकार की कोशिकाएं आप इनको कह सकते हो। क्लियर? क्या कह सकते हैं हम इनको? 4 प्रकार की कोशिका। आप इनको बोल सकते हो अवयव या तत्व या घटक, कुछ भी वर्ड यूज करते हैं, यानी कि इन 4 प्रकार के आपके भाई अवयव, तत्व या फिर आप बोल सकते हैं कोशिका, इनसे जाइलम मिलकर बना होता है। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 होती है, देख लीजिए, वाहिनिकाएं, ठीक। सेकंड नंबर वाहिकाएं, ठीक। उसके बाद आया था कौन सा? जाइलम मृदुतक, एंड लास्ट में नंबर 4 पर आ जाता है आपका जाइलम तंतु, या आप इसको कह सकते हो जाइलम रेशे। क्लियर? तो यहाँ पे ये 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनसे जाइलम मिलकर बना होता है। तो जाइलम आपको समझ आ गया। अब अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो कुछ पॉइंट्स और लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? कि पौधों से विशेषकर रात्रि के समय पत्तियों के रंध्रों से वाष्पन की क्रिया होती है। इस वाष्पन की प्रक्रिया के कारण जाइलम में दाब कम हो जाता है और इस कम दाब के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसमें संतुलन बनाए रखने हेतु जड़ों से अवशोषित जल जाइलम में ऊपर चढ़ने लगता है और पौधों के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपके नोट्स बनाने के लिए हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता चुकी हूं, आपको समझ याद क्या रखना है। सबसे पहले जाइलम क्या कर रहा है? जल का संवहन, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड, ये सिर्फ जल को ही नहीं बल्कि खनिज तत्वों को भी लेके जाता है, आपका सेकंड वाला पॉइंट हो जाता है। हाँ जी, थर्ड पॉइंट ये कैसा होता है? एक दिशीय होता है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या हो जाता है कि भाई जो हमारा जाइलम होता है, ठीक है, वो इन 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये पॉइंट आपको रखना है याद। अब यहीं पर हम बढ़े थे आगे और मैंने बोला भाई ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके नोट्स बनाने में काम आएंगे, तो आप इनको लिख सकते हो। समझा मैंने सारा रखा है। हाँ जी, ध्यान देख लीजिए, ये पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया कि जाइलम में जल का परिवहन एक और ही होता है, अर्थात जाइलम द्वारा जल को जड़ के पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाते हैं, और एक और होता है मतलब वो एक दिशीय है। नेक्स्ट आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या है भाई? तो भाई ये करता है भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण। भोज्य पदार्थों का
स्थानांतरण। क्लियर? तो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, या हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हो क्या, भोजन का संवहन। ठीक, तो पत्ती में जो भोजन बन रहा है, कहां पर, जो पत्ती में भोजन बन रहा है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां हो रही है, पौधे की जो पत्ती है उसमें, हरित लवक में। तो यहां पर जो भोजन बन रहा है, उस भोजन को क्या किया जाता है भाई, आपका जो भाई यहां पे जो भोजन बना है, उस फ्लोएम क्या करता है, इस पूरे खाने को, जैसे कि ये आपका प्लांट था, क्लियर, यहां से ये निकली हुई हैं पत्तियां, अब यहाँ खाना बन रहा है। अब यहाँ पे जब खाना बनता है तो फ्लोएम जो खाना है उसको पौधे के ऊपरी भागों में भी पहुंचाएगा और उसके नीचे वाले भागों में भी पहुंचाएगा। क्लियर? तो पॉइंट समझ जाए। सबसे पहले जाइलम का काम जल का संवहन करना, फ्लोएम का काम भोज्य पदार्थों को। इनको याद रखने की ट्रिक पता है क्या है? देखो, याद रखने की ट्रिक है क्या, ज से जल, ठीक है, यानी कि ज से जल और ज से ही क्या हो जाता है आपका, जाइलम हो गया, इस तरीके से। और हम फ्लोएम को कैसे याद रखते हैं, फ से फ्लोएम और एफ से फूड, यानी कि भोजन। लेकिन याद रखना फ्लोएम की स्पेलिंग पीएच से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ ट्रिक याद करने के लिए कि ज से जल, ज से जाइलम, याद रहेगा, और फ से फ्लोएम, एफ से फूड, यानी कि भोजन। सिंपल, क्लियर। चलिए आगे आ जाओ। हाँ जी, पेड़ तथा पौधों, यानी कि भाई ये क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्ती में भोजन बनाते हैं, हमें पता है। इस क्रिया में बनाए गए भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का परिवहन फ्लोएम नामक ऊतक द्वारा होता है। ऊतक होता है भाई कौन सा, संवहन ऊतक। भोजन से प्राप्त इन पोषक, यानी कि जो ये पोषक तत्वों का परिवहन स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण क्या है, स्थान में परिवर्तन हो, आपका क्या हो जाना, परिवर्तन हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, स्थान में परिवर्तन हो चुका है, यानी कि स्थानांतरण कहला रहा है। इन पोषक तत्वों का स्थानांतरण विशेष रूप से जड़ के यानी कि भाई जो आपका क्या होता है, भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो लिख लीजिए यहाँ पे क्या, कि फ्लोएम भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, क्लियर है, किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में करता है। और सुक्रोज क्या है, एक प्रकार की शर्करा है, ठीक है, क्या है, शर्करा। अब यहां पे हमने देखा कि भाई जो फ्लोएम होता है वो पौधे के ऊपरी वाले भागों में भी खाना पहुंचा रहा है, नीचे वाले में भी, यानी कि दोनों दिशाओं में पहुंचा रहा है। इसीलिए यहाँ पे याद रखना कि फ्लोएम जो होता है, जैसे जाइलम एक दिशीय था, फ्लोएम एक दिशीय नहीं होता है। फ्लोएम कैसा होता है, फ्लोएम जो होता है द्विदिशीय होता है। ओके, कैसा होता है, फ्लोएम द्विदिशीय होता है। और जैसे जाइलम जो था वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना था, उसी प्रकार से हमारा जो फ्लोएम होता है ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। या आप कह सकते हो तत्व, या आप कह सकते हो अवयव। कौन कौन सी, सबसे पहले नंबर 1 पे यहां पर आ जाता है कौन सा भाई, चालनी नलिकाएं, ठीक। साथ ही साथ यहां पे साथी या सहचर कोशिकाएं, क्लियर, आप इनको साथी या सहचर कोशिकाएं कह सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आज के आप पॉइंट्स को बहुत अच्छे समझेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके कुछ प्रोवाइड करूंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को,
ताकि जब आप यहाँ पे समझ लें तो आपको वो पॉइंट समझ जाए, क्योंकि अगर मैं पहले ही आपको पॉइंट्स प्रोवाइड कर दूंगी आप बोलोगे अरे ये क्या है, समझ ही नहीं आएगा। तो आज की क्लास में पौधों में जो परिवहन हो रहा है, ठीक है, इसके और साथ ही साथ जो भाई हम देखेंगे भाई क्या मानव परिसंचरण तंत्र का आपका स्टार्टिंग करेंगे उसको, ठीक है, स्टार्ट करेंगे तो कुछ पॉइंट जो देखेंगे, यानी कि जितना भी आज पढ़ेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आज बहुत ध्यान समझिए ताकि वो पॉइंट्स आपको समझ में आए। चालनी नलिकाएं, साथ ही या सहचर कोशिकाएं, साथ ही साथ यहाँ पर आ जाता है फ्लोएम मृदुतक, इसको इंग्लिश में हम फ्लोएम पैरेन्काइमा भी कह देते हैं। सेम जाइलम मृदुतक को हम जाइलम पैरेन्काइमा भी कह देते हैं। क्लियर। और यहां पर क्या आ जाता है, फ्लोएम तंतु या आप इनको कह सकते हो फ्लोएम रेशे। तो इन 4 प्रकार की कोशिकाओं से फ्लोएम मिलकर बना होता है। ओके, चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इस वाले डायग्राम में। भाई इस वाले डायग्राम में देखना क्या है आपको, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये फ्लोएम लिखा हुआ है, देख रहे हो बेटा, यहाँ पे जो फ्लोएम आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ जाइलम है, इधर उधर फ्लोएम है। जाइलम जो है, अब ध्यान से देखो, जब यहाँ पे जाइलम है, ठीक है, अभी जब फ्लोएम नहीं आएगा, ध्यान देखो, अभी जाइलम है तो ये ऊपर की तरफ जा रहे, जैसे वहां फ्लोएम लिखा आ जाता है, यानी कि फ्लोएम का देख रहे हो एरो चारों तरफ घूमने लगते हैं पौधे के सारे भागों में, यानी कि जाइलम तो क्या कर रहा है, सिर्फ जल को नीचे से ऊपर की ओर, पौधे के नीचे वाले भागों से ऊपर वाले भागों की ओर भेज रहा है, जबकि फ्लोएम क्या कर रहा है, ऊपर वाले भागों में भी और नीचे वाले भागों में भी क्या कर रहा है, जल का क्या कर रहा है, बिल्कुल क्या कर रहा है, स्थानांतरण, ठीक है। और फ्लोएम भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण। तो जाइलम जल का कर रहा है पौधे के ऊपरी भागों में, फ्लोएम कर रहा है पौधे के ऊपरी और निचले दोनों भागों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, इसीलिए इनको बोला गया एक दिशीय और द्विदिशीय। चलिए अब यहीं पर आ जाते हैं जाइलम और फ्लोएम में अंतर। याद रखिएगा जब भी एग्जाम में जाइलम और फ्लोएम में अंतर आपको लिखना क्या होता है, एक तरफ आप लिख देते हैं जाइलम, क्लियर, एक तरफ आप लिखते हैं फ्लोएम। बच्चा मैं बहुत इजी तरीके से आपको इन क्वेश्चन की यानी कि टॉपिक्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगी, आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। जाइलम क्या करता है, सबसे पहला पॉइंट, जल का संवहन। क्या सिर्फ जल का करेगा, नहीं, जल तथा, ठीक है, खनिज जो पदार्थ है, आप कह सकते हो खनिज तत्व, ठीक है, इन सब का यानी कि इन दोनों का क्या कर रहा है, संवहन कर रहा है। जबकि हाँ जी, फ्लोएम क्या कर रहा है, भोज्य पदार्थों का, ओके, भोज्य पदार्थों का संवहन। क्लियर, आगे आ जाइए इसमें। हाँ जी, जाइलम कैसा होता है, बिल्कुल जाइलम जो होता है वो हमारा एक दिशीय होता है, यानी कि एक ही दिशा में नीचे से ऊपर वाले भागों में पौधे के क्या करते हैं, जल को पहुंचाएगा। जबकि फ्लोएम जो होता है ये कैसा होता है, ये द्विदिशीय होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, इनकी जो कोशिकाएं हैं, यानी कि इधर जाइलम इधर फ्लोएम। तो जाइलम किन किन से बना है मिलकर, फटाफट से बता दीजिए जल्दी से, अभी बताया है, वाहिनिकाएं, ठीक, वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक, और क्या हो जाता है आपका, जाइलम तंतु। ओके, लिख दीजिए, जाइलम तंतु या रेशे। बहुत अच्छे से समझ आ गया ये वाला टॉपिक आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब यहाँ पर। एंड फ्लोएम को भी लिख दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, चालनी नलिकाएं, ओके, वहीं पे साथी या सहचर कोशिकाएं, या सहचर कोशिकाएं। फिर आ जाता है आपका फ्लोएम
मृदुतक, और यहां पर आ जाता है आपका फ्लोएम तंतु, या हम इसको क्या बोल देते हैं, रेशे। क्लियर? चलो तो भाई ये हो जाता आपका पौधों में परिवहन यहां पर पूरा। अब यहां पर स्टार्ट होगा आपका कौन सा भाई, यहां पर जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका मानव परिसंचरण तंत्र। यानी कि परिवहन हम लोगों ने स्टार्ट किया परिसंचरण को, जिसमें हम पौधों में जान चुके हैं कि किस तरीके से वहां पे परिसंचरण होगा, कैसे चीजें एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगी। अब बात करें मानव की, यानी कि हम लोग की, मनुष्य की, तो हम लोगों में भाई कैसे हो रहा है, हम लोगों में कौन पहुंचाता है, तो बिल्कुल भाई यहाँ पे सबसे पहले आप पढ़ेंगे किसके बारे में, रक्त के बारे में। ठीक है, तो ब्लड क्या करता है भाई, आप सोचो, ब्लड हमारे पूरे शरीर में, सर से लेके पैर तक, एक हाथ से लेके दूसरे हाथ तक क्या हो रखा है भाई, पूरी बॉडी में ब्लड है। और ब्लड क्या करता है, अपने साथ बहुत सारी चीजों को हमारे शरीर की एक एक कोशिकाओं में पहुंचाता है। क्लियर? यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में मदद करता है। अब यहीं पे जो रक्त है, क्लियर, मैं पूछ रही हूं क्या ये कोशिका है या ऊतक है, तो याद रखिएगा रक्त एक प्रकार का ऊतक है। रक्त एक प्रकार का ऊतक है। कैसा ऊतक है, तरल या संवहन संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को हम इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसका मतलब होता है आपका, यानी कि जो संयोजी ऊतक होता है इसका हमारे शरीर में काम क्या है भाई, इसका हमारे शरीर में काम है जोड़ने व बांधने का। यानी कि हमारे शरीर में किसका काम कर रहा है, हमारे शरीर के, यानी कि रक्त क्या काम करता है, लिख लीजिए। हाँ जी भाई, आपका भाई यहाँ पे संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक का काम ही यही है, क्या, जोड़ना व बांधना, कनेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे शरीर के ठीक विभिन्न अंगों को जोड़ने व बांधने का कार्य करता है। क्लियर? जोड़ने व बांधने का क्या करता है, कार्य करता है। ओके, चलिए भाई यहां पे हो चुकी है ये चीज। अब रक्त को हम बहुत देर से देख रहे हैं। सबसे पहली चीज ये याद रखना है कि रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, तरल या संवहन संयोजी ऊतक, जो अपने साथ क्या करता है, हमारे शरीर में बहुत सारे पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। बात आई है यहाँ पे रक्त की। क्लियर? तो रक्त कितनों को क्लियर है क्या होता है, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले रक्त आपको पता लग चुका है कि रक्त क्या है। अब यहाँ पे याद रखिएगा इसके अवयव कौन से, यानी कि ब्लड कैसे मिलकर, यानी कि भाई किन चीजों से मिलकर बना होता है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, नींबू पानी किस किस ने बना रखा है घर में, सभी ने बनाया होगा, है ना। नींबू पानी सबको बनाना आता है। आप क्या करते हो जब नींबू पानी बनाते हो, सबसे पहले एक गिलास लेते हो, उसमें पानी डालते हो। सबसे ज्यादा कौन होता है उसमें, पानी होता है। फिर वहां पे आप क्या कर रहे हो, वहां पे आप उसी में, अब मैं थोड़ा रेड से कर देती हूँ, आपने उसमें चीनी डाल दी। ठीक है, आपने उसमें क्या कर दिया भाई, आपने उसमें नमक डाल दिया, क्योंकि व्हाइट से करूंगा तो दिखेगा ही नहीं ना, इसलिए वहां पे आपने उसमें नींबू का रस मिला दिया। ये चार चीजें जब मिलती हैं तो हमारा नींबू पानी तैयार होता है। और सबसे ज्यादा जो डलता है वो पानी डलता है। उसी तरीके से हमारा जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो भी चार चीजों से मिलकर बनता है। यानी रक्त के अवयव कितने हैं भाई, चार चीजों से मिलकर ब्लड बनता है। नंबर 1 की अगर हम बात करें, प्लाज्मा। ठीक है, सेकंड नंबर की अगर मैं बात कर रही हूं आपसे, यहां पे आरबीसी, यानी कि लाल रुधिर कोशिकाएं। ओके, हाँ जी, मैंने क्या बोला, प्लाज्मा, नेक्स्ट आरबीसी, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। अगर आप बोल रहे हो रेड ब्लड सेल्स तो आप बोलोगे लाल रुधिर कोशिकाएं। अगर आप बोल रहे हो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स तो आप बोलोगे लाल रुधिर कणिकाएं। नंबर 3 WBC। ठीक है, यानी कि श्वेत रक्त
कोशिकाएं, क्लियर, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ओके। अब यहीं पर लास्ट जो होता है वो होता है कौन सा वाला, आपका रक्त प्लेटलेट्स, या इनको हम बोल देते हैं क्या, रक्त बिंबाणु, ओके, क्या बोल देते हैं, रक्त बिंबाणु कह देते हैं। बहुत सही। चलो तो यहां पे तो अभी इसको साइड में रखेंगे, हमने नींबू पानी बनाया भाई, पानी है उसमें नमक है, उसमें चीनी है, उसमें नींबू है, पानी में सब चार चीज डाली है। अब समझो ध्यान से, प्लाज्मा जिस तरीके से नींबू चार चीजों से मिलकर आपका भाई यहाँ पे नींबू पानी जो था वो चार चीजों से मिलकर बना था, उसी तरीके से ब्लड भी चार चीजों से मिलकर बना है। अब नींबू पानी में पानी सबसे ज्यादा था, उसी तरीके से रक्त जब इन चार चीजों से मिलकर बना है तो सबसे ज्यादा कौन होता है, प्लाज्मा होता है। क्लियर, ध्यान से देखिए। अब देख रहे हो कि अंदर क्या है भाई, यहाँ पे प्लेटलेट्स भी है, ठीक है, साथ ही साथ आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं, आपकी आरबीसी, यानी कि इस तरीके से होता है जो प्लाज्मा के अंदर सारी चीजें होती है, यानी सब मिक्स होती है। अब यहीं पर सबसे ज्यादा, सबसे पहले नंबर 1 से स्टार्ट करूंगी मैं। प्लाज्मा जो होता है, इसमें ध्यान से देखिए, मैंने बोला सबसे ज्यादा मात्रा में, यानी कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा की तो पूरे ब्लड का 55% जो पार्ट होता है वो अकेला खाली प्लाज्मा का होता है। बाकी के 45% में ये तीनों चीजें होती हैं। सोच रहे हो कि 45% में ये तीनों चीजें मिलाकर हैं, और 55% यानी कि 55% प्लाज्मा वहां पर अकेला ही है। समझ आया पॉइंट भाई, कि वहां पे प्लाज्मा बिल्कुल कैसा है भाई, प्लाज्मा बिल्कुल वहां पर अकेला है। 55% वाला पार्ट भाई प्लाज्मा का ही है, और बाकी के 45 में ये तीनों चीजें मिलाकर हैं। तो जिस तरीके से नींबू पानी में भाई पानी सबसे क्या था, ज्यादा, उस तरीके से प्लाज्मा यहाँ पे होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा क्या है भाई, एक पीले रंग का, ठीक है, पीले रंग का द्रव है, ठीक, जिसमें ये सारे आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पड़े होते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहीं पर सेकंड नंबर पर आता है कौन, आरबीसी, यानी कि लाल रुधिर कोशिकाएं कह सकते हो, कणिकाएं कह सकते हो। अच्छा, ये लाल क्यों होती है, इनका लाल रंग क्यों होता है, हाँ जी, इनका लाल रंग क्यों होता है, तो इनका लाल रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। इसमें एक प्रोटीन होती है ग्लोबिन प्रोटीन, ये होता क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है, ठीक है। और याद रखिएगा आरबीसी की संख्या, ठीक, आरबीसी की संख्या रुधिर में, ठीक, किससे, डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होती है। इसीलिए ब्लड, एक तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई वहां पे, देखो ध्यान से, एक तो वहां पे भाई आरबीसी यानी कि आपका लाल रुधिर कोशिकाएं क्या दे रही है, वो लाल रंग दे रही है, लाल रंग तो दे ही रही है, साथ ही साथ यहां पर भाई लाल रंग क्यों दे रही है, क्योंकि उसमें वर्णक है, कौन सा, आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, रुधिर को दे रहा है भाई वो लाल रंग, और साथ ही साथ आरबीसी की जो संख्या है वो डब्ल्यूबीसी के मुकाबले में क्या है, ज्यादा है, इसलिए ब्लड हमें रेड कलर का दिखता है। अब यहां पे आपको पॉइंट क्या याद रखना है, हमें पता है आपके जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनकी खासियत होती है उनमें केंद्रक मिलता है, यानी कि न्यूक्लियस। लेकिन यहां पे होता क्या है कि भाई आरबीसी जो होती हैं इनमें केंद्रक क्या होता है भाई, अनुपस्थित होता है। क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्लियर, चलो, तो इनमें केंद्रक तो नहीं मिल रहा है, अब आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। इनके जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल कितना होता है भाई, इनका जीवन काल जो होता है वो होता है 120 दिन, यानी कि 120 दिन के बाद वापस से क्या बनती है, नई आरबीसी का वहां पे निर्माण शुरू होता है। देखो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे ताकि पूरा चैप्टर रहे हमारा क्लियर। ठीक है, चलो अब यहां पे ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहली चीज
ध्यान से सुन लीजिए, आरबीसी इसमें इनका रंग लाल होता है क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन वर्णक मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लाल होता है और हीमोग्लोबिन रुधिर को लाल रंग देता है। साथ ही साथ आपका आरबीसी जो होती है भाई, इनकी संख्या डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होती है। केंद्रक यहाँ पे क्या होता है, अनुपस्थित होता है और जीवन काल कितना है इनका, 120 दिन है। अब यहाँ पे आपको प्लाज्मा हो चुका है क्लियर, आपको आरबीसी हो चुकी है क्लियर। अब बारी आती है डब्ल्यूबीसी की। आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है व्हाइट ब्लड सेल और ये है बैक्टीरिया। ये क्या कर रहा है भाई, इनको मार रहा है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया क्या करते हैं भाई, बैक्टीरिया लाभ भी पहुंचाते हैं, कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं, यानी कि हानि। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, डब्ल्यूबीसी, तो आप देख रहे हैं बैक्टीरिया को मारे, यानी कि भाई कुछ बैक्टीरिया रोग भी तो पैदा करते हैं, तो यहाँ पे इनका काम क्या हो जाता है। ठीक है, इनका काम जानते हैं। चलो तो आगे आ जाओ फटाफट से, यहाँ पे किस पर, नंबर 3 वाले पार्ट पर, डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे अगर हम आरबीसी की बात करें वो कैसी थी, लाल थी, तो हम कह सकते हैं भाई ये तो रंगीन थी, यानी कि आरबीसी कैसी होती है, रंगीन होती हैं। जबकि अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, सफेद का तो कोई रंग नहीं है, यानी कि डब्ल्यूबीसी जो होती हैं ये रंगहीन होती हैं। ठीक है, इनका कोई रंग नहीं होता क्योंकि यहां पर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। क्लियर, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसीलिए ये इनका कैसे होते हैं, कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है भाई, इनको हमारे शरीर की क्या बोलते हैं, सैनिक कोशिकाएं कहा जाता है। क्लियर, यानी कि सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। क्लियर, सैनिक कोशिकाएं को देखो यहाँ पे ये फाइट भी कर रही है बैक्टीरिया से, और सैनिक क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, है ना। तो इनको सैनिक कोशिकाएं क्यों कहते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं, जो भी बैक्टीरिया वगैरह, यानी कि जब कोई हमें बीमार करने आते हैं, तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह हमें बीमार करने आते हैं, तो डब्ल्यूबीसी क्या कर देगी, उनको मारती है ताकि हम लोग बीमार होने से बच जाए, यानी कि संक्रमण से रोकती है। क्लियर, इसलिए सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। लेकिन इनकी खासियत यह है कि इनमें केंद्रक उपस्थित होता है। क्लियर, क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, जबकि आरबीसी में तो केंद्रक नहीं था। आगे यहां पर बढ़े तो भाई यहां पर आपका आ जाइए फटाफट से, क्या आ जाता है भाई, हाँ जी बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या है। यहां पर आपका एक पॉइंट जो बचा है वो बचा है इसका जीवन काल का। ओके, जीवन काल कितना, तो भाई इनका जो जीवन काल होता है, ठीक है, वो होता है 12 से 20 दिन। देखो 20 दिन तो बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम 20 दिन, ठीक है, बहुत वो उसमें जाता है। तो इनका मुश्किल से 10 से 12, किसी किसी का थोड़ा ज्यादा होता है, यानी कि 20 से ऊपर तो कभी क्रॉस ही नहीं करता है। इनका जीवन काल बहुत बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का क्या होता है भाई, जीवन काल बहुत ज्यादा कम होता है। थोड़े समय के बाद ही ये 8, 9, 10, 12 दिन बाद ही नई डब्ल्यूबीसी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि डब्ल्यूबीसी जो होती है क्या होती है, ये ज्यादा दिन के लिए क्या नहीं हो पाती है, जीवित नहीं रहती हैं। थोड़े समय बाद ही नई आपकी डब्ल्यूबीसी बनना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर डब्ल्यूबीसी। चलिए अब यहां पर आता है आपका 4th वाला पार्ट, वो है कौन सा, रक्त प्लेटलेट्स, या इनको बोल देते हैं रक्त बिंबाणु। ओके, ये क्या करते हैं, तो भाई ये इनका कार्य होता है क्या, रुधिर का थक्का बनाना। किसका, इनका मुख्य काम क्या है, रुधिर का थक्का बनाना। रुधिर का थक्का क्या होता है, जब आपने देखा हो कभी कभी हम लोग को चोट लग जाती है, तो कभी कभी चोट इतनी ज्यादा लग जाती है कि हमारा ब्लड बाहर आना स्टार्ट हो जाता है।
है ना। तो अब देखते हो थोड़े टाइम बाद वो जमना भी शुरू हो जाता है। तो वो जो ब्लड जम रहा है वहां पे, उसको कौन जमा रहा है, उसका फायदा ये होता है ब्लड जमने का कि और ब्लड ना बहे। वरना क्या हो सकता है, ब्लड बहता रहेगा तो क्या हो सकती है, क्या हो जाएगी, क्या हो सकती है भाई, किसी भी, यानी कि अगर ब्लड बहता रहेगा तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर, इतना पॉइंट क्लियर। तो रुधिर का थक्का बनाना या उसको जमाने में कौन मदद करता है, रक्त प्लेटलेट्स का वो कार्य होता है। क्यों, क्योंकि इनमें पाए जाते हैं कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मिलती हैं कुछ प्रोटीन जो रुधिर का थक्का बनाने में क्या करती हैं, मदद करती है। ओके है इतना पॉइंट अच्छे से, बहुत बढ़िया करके। चलो तो आज यहाँ पे इतना जाना। अभी एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से। होता क्या है, कभी जब आपको चोट लग जाती है तो प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, वहां पे रुधिर को जमाने का, यानी कि भाई उसको जमाने का काम करते हैं ताकि ब्लड ना बहे, सिंपल। अब यहाँ पे आज जो हमें पढ़ना था कि पौधों में श्वसन क्या होता है, हमने मानव परिसंचरण तंत्र को स्टार्ट किया, जहां पे जाना सारा खेल तो ब्लड करता है, क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में क्या कर रहा है भाई, पूरी बॉडी में बह रहा है और एक जगह से दूसरी जगह पर, और साथ ही साथ चीजों को भेज भी रहा है। अब रक्त को तो आप जान चुके हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपकी बारी आएगी कि रक्त भी तो यहाँ पे कैसा होता है, शुद्ध अशुद्ध होता है। पंप कौन कर रहा है हमारी पूरी बॉडी में, यानी कि यहाँ पे बारी अब शुरू होने वाली है हृदय की, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है भाई, यहाँ पर पौधों में श्वसन, क्लियर, ये जाना है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने आपको जाइलम भी बताया है, ओके। और मैंने आपको इसी के अंदर मैंने आपको बताया है किसको भाई, आपका जो फ्लोएम है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम को हम लोगों ने यहाँ पर जाना। साथ ही साथ हम लोगों ने शुरू किया है किसको, मानव परिसंचरण तंत्र को, जहां पर हमने रक्त को जाना है और साथ ही साथ जाना है रक्त के अवयव को। क्लियर, चलिए बारी है अब क्विज की। एंड क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। थोड़ा समय आपको मिलेगा, आपको ऑप्शंस देके सही आंसर देना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जाइलम, कॉर्टेक्स, फ्लोएम, मज्जा। क्या आंसर आपका यहां पर होगा, जल्दी से, जल्दी से आंसर। चलो नेक्स्ट, मृदा में अवशोषित जल तथा खनिज पादप के किस ऊतक में ऊपर की ओर प्रवाहित होती हैं। जाइलम, मृदूतक दोनों होंगे, ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी से। चलो आगे आ जाए, बड़े। हाँ जी, तो सबसे पहले खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पूछे किसके द्वारा होता है, बिल्कुल फ्लोएम के द्वारा होता है, यानी कि हमारा आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर सी वाला। एंड यहां पर है मृदा में अवशोषित जल तथा खनिज पादप के किस ऊतक में ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं, बिल्कुल किससे, जाइलम से, यानी कि आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, अब देख लीजिए नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। तो भाई नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे हृदय को पढ़ना और जानेंगे किसकी, हृदय की कार्यविधि। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हृदय की कार्यविधि को जानेंगे और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपसे कहा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग।